हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद कनिका। आज हम करेंगे शिक्षण कौशल टीचिंग स्किल्स की क्लास 9th। इसके बाद इसकी 10th क्लास के बाद इसके पूरे शिक्षण कौशल के 10 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हो जाएंगे, जिसमें हमने हर एक सेट में 50-50 क्वेश्चंस किए हैं। तो ये अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। साथ ही अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। क्वेश्चन फर्स्ट है, शिक्षण को आनंददायक, मनोरंजक और रुचिपूर्ण बनाने हेतु सबसे अच्छी जो विधि है पढ़ाने की वो कौन सी होगी? तो आनंददायक, मनोरंजक और रुचिपूर्ण। तो ये किस विधि से बनाया जा सकता है? खेल या गतिविधि प्रवृत्ति से। तो आंसर होगा ऑप्शन बी। वर्तमान समय में शिक्षा का सबसे उपयुक्त उपागम कौन सा है? तो बढ़ती हुई प्रतिस्पर्धात्मक जीवन शैली में सबसे अच्छा जो उपागम है वो कौन सा होगा? सृजनवादी उपागम, मीन्स क्रिएटिव स्किल्स। कक्ष में बैठक व्यवस्था कैसी होनी चाहिए? तो कक्ष में व्यवस्था जो है, बैठक व्यवस्था, वो कक्ष में कराई जा रही गतिविधियों के अनुरूप होनी चाहिए, जिससे कि प्रत्येक छात्र को अधिगम का अवसर उपलब्ध हो सके। क्रियापरक आधारित शिक्षण विधि कौन सी है? तो क्रियापरक आधारित शिक्षण विधि में प्रोजेक्ट विधि भी आती है, किंडरगार्टन विधि भी आती है और खेल विधि भी आती है। तो आंसर होगा ऑप्शन डी, ये सभी। प्राथमिक स्तर के बालकों के लिए शिक्षण अधिगम क्रिया आधारित गतिविधि द्वारा कराना सबसे अच्छा होता है। नेक्स्ट है, खेल शिक्षण प्रविधि के प्रतिपादक कौन है? तो जो खेल शिक्षण विधि थी वो किसने दी थी? फ्रॉवेल ने दी थी, सुकरात ने दी थी प्रश्नोत्तर विधि, किलपैट्रिक ने प्रोजेक्ट विधि, और किंडरगार्टन या खेल विधि एक ही बात है, जो कि फ्रॉवेल ने दी थी। तो आंसर होगा ऑप्शन बी। स्कूलों में अधिकतर शिक्षकों में अपने छात्रों के लिए किसका सर्वाधिक अभाव पाया जाता है? तो स्कूलों में अधिकतर शिक्षकों में अपने छात्रों के लिए घृणा का अभाव पाया जाता है, कि उनमें अपने बच्चों के लिए घृणा नहीं होती है। शिक्षण का सूत्र नहीं है, तो इनमें से कौन सा सूत्र नहीं है? ज्ञात से अज्ञात की ओर भी है, पूर्ण से अंश की ओर भी है और स्थूल से सूक्ष्म की ओर भी है, लेकिन जो प्रेरणा का सिद्धांत है ये शिक्षण सूत्र नहीं है। सीखने की प्रक्रिया में विद्यार्थी द्वारा की गई त्रुटियों के संबंध में आपकी दृष्टि में निम्न में से कौन सा कथन सर्वोत्तम है? तो इसमें होगा, विद्यार्थियों को कभी भी त्रुटि नहीं करना चाहिए, ये गलत होगा। त्रुटियां अधिगम प्रक्रिया का भाग होता है, ये ठीक होगा। विद्यार्थी की लापरवाही के कारण त्रुटियां होती हैं, तो इसमें जो सबसे सही होगा वो होगा हमारा कि त्रुटियां अधिगम प्रक्रिया का ही भाग होती हैं। बाल केंद्रित शिक्षा के अंतर्गत क्या सम्मिलित नहीं है? गृह कार्य प्रदान करना, बालकों को प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित करना, बालकों के अनुभवों को प्राथमिकता देना और उनकी सृजनात्मकता को भी बढ़ाना। लेकिन गृह कार्य प्रदान करना बाल केंद्रित शिक्षा के अंतर्गत नहीं होता है। बाल केंद्रित शिक्षा में शिक्षण का जो केंद्र बिंदु होता है वो बालक होता है। इसमें सृजनात्मकता और अभिप्रेरणा स्तर को बढ़ाया जाता है, साथ ही उनके अनुभवों को भी प्राथमिकता दी जाती है। खेल प्रविधि के लिए क्या आवश्यक है? खेल प्रविधि फ्रॉवेल ने दी थी, इसके लिए स्वतंत्रता भी आवश्यक है, रचनात्मकता भी और मानसिक शक्तियों का विकास। तो आंसर होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। शिक्षण प्रक्रिया के पक्ष हैं। शिक्षण प्रक्रिया के 3 पक्ष होते हैं, शिक्षार्थी, शिक्षक और पाठ्य वस्तु। तो आंसर है यहाँ ऑप्शन डी, ये सभी। एक शिक्षिका अपने आप कभी भी प्रश्नों के उत्तर नहीं देती है, वह विद्यार्थियों को उत्तर देने के लिए समूह चर्चाएं और सहयोगात्मक अधिगम अपनाने के लिए प्रोत्साहित करती है। तो यह किस सिद्धांत पर आधारित है? तो यह होगा सीखने की तत्परता के सिद्धांत पर आधारित। निम्न में से कौन सा मूल्यांकन के त्रिकोण का भाग नहीं है? तो मूल्यांकन का भाग शैक्षिक उद्देश्य भी है, मूल्यांकन भी है और अधिगम अनुभव भी है, लेकिन जो शिक्षण अनुभव है मूल्यांकन के त्रिकोण का भाग नहीं है। समान आयु वर्ग से संबंध अन्य सहपाठियों से जब किसी छात्र की तुलना की जाती है तो उसमें एक स्पष्ट शैक्षिक कमी या त्रुटि दिखाई देती है, तो ऐसे बच्चे को क्या कहा जाता है? तो जिसमें कोई त्रुटि दिखाई देगी तो उसे कहा जाएगा अपवादी बालक, और जो जिसमें कुछ ज़्यादा ही अच्छी से और बच्चों से तुलना करने पर वो ज़्यादा अच्छा पाया जाता है तो वो होगा प्रतिभाशाली बालक। शिक्षण प्रविधियों के प्रकार हैं। शिक्षण प्रविधियों के प्रकार में प्रश्नोत्तर भी होगा, वर्णन भी और कहानी कथन भी। तो आंसर होगा ऑप्शन डी, ये सभी। नर्सरी कक्षा से शुरुआत करने के लिए कौन सी विषय वस्तु सबसे अच्छी है? तो नर्सरी कक्षा से शुरुआत करने के लिए सबसे अच्छी विषय वस्तु होगी पहले मेरा परिवार।
बच्चों के सीखने की प्रक्रिया में प्रगति तब हो सकती है जब हम उस प्रगति की नियमित रूप से जांच करें या उनकी प्रगति को जांच के साथ साथ सुधारात्मक कदम भी उठाएं, उन्हें गृह कार्य दें या नियमित रूप से गतिविधियां आयोजित कराएं। तो इसमें सबसे सही होगा कि बच्चों को नियमित रूप से गतिविधियां आयोजित कराएं। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में व्यापक मूल्यांकन शब्दावली का तात्पर्य होता है शैक्षिक और सहशैक्षिक दोनों ही क्षेत्रों का मूल्यांकन करना। कक्षा 1 में बच्चों में भाषा कौशल का विकास किस क्रम में होना चाहिए? तो ये भाषा कौशल 4 प्रकार के होते हैं, लेकिन इसका हमें सही क्रम पता होना चाहिए कि पहले कौन सा क्रम आएगा। तो इसमें सबसे पहले होगा सुनना, उसके बाद बोलना, फिर पढ़ना, फिर लिखना। तो इसको नॉर्मल ट्रिक से भी याद कर सकते हैं, सुबो पली। तो सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। कक्षा 1 और 2 स्तर के बच्चे कैसे होते हैं? तो कक्षा 1 और 2 के जो स्तर के बच्चे होते हैं वो चीज़ों को देखकर सीखते हैं, तो इसीलिए आएगा कि वो मूर्त अनुभवों से सीखते हैं। कक्षा शिक्षण में पाठ प्रस्तावना सोपान सीखने के लिए कौन से नियम पर आधारित है? तो ये आधारित है तत्परता के नियम पर। तत्परता में कार्य करने की केंद्रीय शक्ति निहित रहती है और सक्रियता भी बढ़ती है। इसी तत्परता के नियम को तैयारी का नियम भी कहा जाता है। तो आंसर होगा ऑप्शन सी। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन से क्या तात्पर्य है? सतत एवं व्यापक मूल्यांकन से है कि सीखने की प्रक्रिया के दौरान शैक्षिक और सहशैक्षिक क्षेत्रों को नियमित रूप से आकलित करना। वर्तमान में निःशक्त बच्चों की शिक्षा के लिए क्या कहा गया है? तो निःशक्त बच्चों की शिक्षा के लिए जो शिक्षा होगी मेन, वो होगी हमारी यहाँ पर समावेशी शिक्षा। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा एनसीएफ 2005 के तहत निःशक्त बालकों के लिए समावेशी शिक्षा की घोषणा की गई है, जिसके अंतर्गत प्रत्येक वर्ग के बालक जो आयु वर्ग में समान होने चाहिए, लेकिन सामाजिक, आर्थिक व शारीरिक रूप से चाहे वो भिन्न हो, लेकिन उन्हें जो शिक्षा है वो एक साथ ही दी जाएगी। कौशल सीखने की जो पहली अवस्था होती है वो होती है अनुकरण करके सीखना। मूल्यांकन किया जाना चाहिए। मूल्यांकन इसलिए किया जाना चाहिए ताकि बच्चों के सीखने के स्तर का ज्ञान प्राप्त होता है। सीखने की प्रोजेक्ट विधि किस अवस्था के लिए उपयोगी है? तो प्रोजेक्ट विधि जो है वो बाल्यावस्था, पूर्व बाल्यावस्था और किशोरावस्था तीनों के लिए ही उपयोगी है, जिसे किलपैट्रिक ने दिया था। तो आंसर होगा ऑप्शन डी, इन सभी के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा एक उपयुक्त रचनात्मक आकलन कार्य नहीं है? तो इसमें खुले अंत वाले प्रश्न होने चाहिए, फ्री एंडेड क्वेश्चंस, परियोजना होनी चाहिए, अवलोकन होनी चाहिए। लेकिन विद्यार्थियों का योग्यता क्रम निर्धारित करना ये रचनात्मक आकलन मीन्स फॉर्मेटिव असेसमेंट का कार्य नहीं है। एक शिक्षिका पाठ को पूर्व पठित पाठ से जोड़ते हुए बच्चे को सारांश लिखना सिखा रही है। तो वह क्या कर रही है? जब एक शिक्षिका पाठ को पूर्व पठित मतलब जो पहले पढ़ा हुआ पाठ है उससे जोड़ते हुए बच्चे को सारांश लिखना सिखा रही है, जिससे कि बच्चे को पाठ समझने की स्वयं शैली विकसित करने में वह सहायता हो। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व कक्षा में अधिगम हेतु सहायक हो सकता है? तो अध्यापकों द्वारा बच्चों की स्वायत्तता को बढ़ावा देना और उनकी सहायता करना। विद्यालयों में समावेशन मुख्यतः किस पे केंद्रित होता है? तो विद्यालय में जो समावेशन है वो मुख्यतः केंद्रित होता है विशिष्ट श्रेणी वाले बच्चों के लिए सूक्ष्माति सूक्ष्म प्रावधानों के निर्माण पर। एक समावेशी विद्यालय किसके अतिरिक्त निम्नलिखित प्रश्नों पर मनन करता है? मतलब इसमें कौन सा रॉन्ग होगा ये देखना है। तो क्या हम अधिगम योग्य परिवेश की योजना बनाने और उसे प्रदान करने के लिए समूह में कार्य करते हैं? क्या हम विशेष बालक को बेहतर देखभाल उपलब्ध कराने के लिए उचित तरीके से उन्हें अलग करते हैं? तो जब यहाँ पर लिखा गया समावेशी विद्यालय, तो उसमें किसी भी बच्चे को अलग नहीं किया जाता है, सभी को सेम ट्रीट किया जाता है। तो आंसर होगा ऑप्शन बी। एक शिक्षक को किस पर अधिक, यहाँ पर आ गया व्याख्यान, तो ये गलत हो जाएगा। यह शिक्षार्थियों द्वारा की गई त्रुटियों को भयंकर भूल के रूप में लेना चाहिए, ये भी गलत होगा। शिक्षार्थी कितनी बार गलती करने से बचता है उसे सफलता के रूप में लेना चाहिए। इसमें मेन होगा कि जब शिक्षार्थी विचारों को संप्रेषित कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहा हो तो उन्हें ठीक नहीं करना चाहिए।
जब एक बावर्ची खाना पकाते समय खाने को चखता है तो वह किसके बराबर होता है? तो जब कोई बावर्ची खाना पकाता है और उसके बाद वह स्वयं चखकर देखता है तो सीखने के लिए आकलन के समान है। अतः वह यह देखता है कि उसने जो कार्य किया है वो ठीक रूप से पूर्ण हुआ है या नहीं। सफल समावेशन को निम्नलिखित की आवश्यकता होती है। सफल समावेशन के लिए शिक्षक का संवेदनशील होना, पृथक्करण, अभिभावकों की भागीदारी या क्षमता संवर्धन। तो इसमें पूछा है कि सिवाय, तो संवेदनशील होना चाहिए, अभिभावक की भागीदारी होनी चाहिए, क्षमता संवर्धन होना चाहिए, लेकिन पृथक्करण जो है वो समावेशी शिक्षा में नहीं आता है। तो आंसर होगा ऑप्शन बी। कक्ष में शिक्षक और विद्यार्थी किस प्रकार जेंडर को क्या करते हैं? तो जेंडर को इसमें आएगा कि किस टाइप से रूपांतरित करते हैं। यह सीखने के लिए वातावरण को क्षुब्ध करता है। शिक्षण से अधिगम पर बल देने वाला परिवर्तन हो सकता है तो वो बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति को अपनाकर। एक शिक्षक प्रश्न पत्र बनाने के बाद यह जांच करता है कि क्या प्रश्न परीक्षण के विशिष्ट उद्देश्यों की परीक्षा ले रहे हैं। तो वह मुख्य रूप से प्रश्न पत्र की बताना है कि संपूर्ण विषय वस्तु को शामिल करने के बारे में चिंतित है कि ताकि उसमें पूरी विषय वस्तु शामिल हो जाए। छोटे शिक्षार्थियों को कक्ष में समवयस्कों के साथ अंतःक्रिया करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए ताकि वे पढ़ने के दौरान सामाजिक कौशल भी सीख सकें। शिक्षण सिद्धांत का अधिनियम है, उसमें अभ्यास भी आएगा, क्रियाशीलता भी आएगी और प्रत्यक्षीकरण भी। तो आंसर होगा ऑप्शन डी, ये सभी। प्रस्तावना प्रश्न का संबंध होता है हमेशा पूर्व ज्ञान से। नेक्स्ट है, एक शिक्षिका दो एक समान गिलासों को प्रदर्शित करती है जो जूस की समान मात्रा से भरे हुए हैं। वह उन्हें दो भिन्न गिलासों में खाली करते समय, जिनमें से एक लंबा है और दूसरा चौड़ा है, वह उन बच्चों को उस गिलास की पहचान करने के लिए कहती है कि किसमें जूस ज़्यादा है। क्योंकि एक तो लंबा हो गया और एक चौड़ा हो गया तो बच्चे प्रत्युत्तर देते हैं कि लंबे गिलास में जूस ज़्यादा है। तो शिक्षिका के बच्चों को किस चीज़ की कठिनाई है? तो इसमें होगा उनकी रिवर्सिबिलिटी, पलटावी गुण में कठिनाई होने के कारण कि बच्चे लंबे गिलास में ज़्यादा जूस का उत्तर दे रहे हैं। डैश के अतिरिक्त निम्नलिखित सभी सीखने के रूप में आकलन को बढ़ावा देते हैं। तो अवसर लेने हेतु शिक्षार्थियों के लिए एक सुरक्षित वातावरण का निर्माण होना चाहिए। पढ़ाई गए विषय पर मनन करने के लिए शिक्षार्थियों को कहना चाहिए। शिक्षार्थियों को आंतरिक पृष्ठपोषण मीन्स फीडबैक के लिए भी कहना चाहिए, लेकिन ये होगा हमारा गलत कि जितनी संभावना हो केवल शिक्षार्थी का लगातार परीक्षण ही करते रहें। सतत और व्यापक मूल्यांकन की योजना में व्यापक शब्द डैश के अलावा निम्नलिखित के द्वारा समर्थित किया जाता है। तो व्यापक शब्द जो है वो एल एन थ्रस्टन का प्राथमिक मानसिक सिद्धांत योग्यताओं के सिद्धांत में भी है, बुद्धि सिद्धांत में भी है, मल्टी इंटेलिजेंस थ्योरी और सूचना प्रकरण सिद्धांत। लेकिन जो जेपी गिलफोर्ड की बुद्धि संरचना का सिद्धांत है, इसमें व्यापक शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। समावेशी शिक्षा जो होती है उसका तात्पर्य है कि वो कक्षा में डाइवर्सिटी मीन्स विविधता का उत्सव मनाती है। सभी प्रकार के बच्चों को एक साथ पढ़ाना, चाहे वे किसी भी जाति धर्म से बिलोंग करते हों। छात्रों में प्रशिक्षण के समय विकसित किया जाता है तो उनके उस टाइम विकसित किया जाता है कौशल को। एक प्रभावशाली अध्यापिका होने के लिए क्या महत्वपूर्ण है? एक प्रभावशाली अध्यापिका होने के लिए इम्पोर्टेंट है कि प्रत्येक बच्चे के संपर्क में रहें। एक विद्यार्थी अपने समकक्ष व्यक्तियों के समूह के प्रति आक्रामक व्यवहार करता है और विद्यालय के मानदंडों को नहीं मानता है तो इस विद्यार्थी को किस क्षेत्र में सहायता की आवश्यकता है? तो उसे है भावात्मक क्षेत्र में सहायता की आवश्यकता। दार्शनिक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने दिया था? दार्शनिक सिद्धांत का प्रतिपादन दिया था सुकरात ने। शिक्षण को पूर्व ज्ञान पर ही नए ज्ञान को आधारित करना चाहिए। यह कथन किस शिक्षण सूत्र की ओर संकेत करता है? तो पूर्व से यहाँ पर हो जाएगा ज्ञात से अज्ञात की ओर, कि पहले जो हम जानते हैं उससे ना जानने वाली चीज की ओर चलना। कक्षा में जो विद्यार्थी प्रश्न पूछते हैं उन्हें लगातार प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। तो आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन सी।
अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें और साथ ही चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही आप बेल आइकन प्रेस कर सकते हैं ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन अपलोड होते ही मिल जाए। और कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें कि आपको क्लास कैसी लगी और आपका स्कोर कैसा रहा। थैंक यू।